नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ खेल जगत और आर्थिक जगत के बड़े समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पराली से बढ़ते प्रदूषण पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। संबंधित राज्य पराली को न बनाए राजनीतिक मुद्दा, समस्या को रोकने के लिए उठाएं प्रभावी कदम। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। 10 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार ने एहतियात बरतते हुए स्कूलों की प्राथमिक कक्षाएं बंद की। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार आज से पकड़ेगा और भी ज्यादा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर और सोलन में भाजपा की 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को रखा बरकरार। पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा को किया रद्द। चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में कक्षा से निकलकर धरती पर गिरा। रॉकेट का मलबा प्रशांत महासागर में समाया। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड ने की घटना की पुष्टि। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख भी तय कर दी है। याचिका में स्कूलों, कॉलेजेस और सरकारी निजी कार्यालयों में डिजिटल माध्यम से कामकाज का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले वकील ने आरोप लगाया कि प्रदूषण की समस्या हर साल पैदा होती है। दिल्ली एनसीआर में धुंध और प्रदूषण की वजह से जीवन और स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। याचिका में पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। मानवाधिकार आयोग ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर नाखुशी जाहिर की है। आयोग ने इस मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को तलब किया है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते प्राइमरी कक्षाएं 8 नवंबर तक के लिए बंद कर दी गई हैं। 50% कर्मचारियों को सोमवार से वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने निवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा की। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मंगलवार तक प्राइमरी कक्षा तक के स्कूल बंद होने के साथ स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा पर रोक लगा दी गई है। स्कूल के बाहर आउटडोर गतिविधियों को 8 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्थिति में पहुंचने के बीच दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को सोमवार से वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया गया है। निजी कार्यालयों को भी इसका पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली सरकार ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा चरणबद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप कार्य योजना के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 500 निजी सीएनजी बसें शामिल की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोधी उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ऑड इवन आधार पर वाहन चलाने की योजना लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर इसे लागू किया जाएगा। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आज से आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो बाकी हॉट स्पॉट्स हैं उन जगहों पर भी स्पेशल एक टास्क फोर्स बना करके और जो वहाँ पे कार्रवाई करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब समेत उत्तर भारत के 4 प्रमुख राज्यों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों से इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 2018 से केंद्र सरकार ने राज्यों को पराली जलाने की घटनाओं के प्रबंधन के लिए कोष और मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाना राजनीतिक मुद्दा नहीं है और राज्यों को इस पर अंकुश लगाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान निकाय ICAR द्वारा विकसित पूसा डीकंपोजर पराली जलाने की समस्या से निपटने के मद्देनजर प्रभावी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों के साथ साथ किसानों से ऐसी और तकनीक का उपयोग करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। वर्ष 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन यानी कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर इसकी सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति महीने था। प्रधान न्यायाधीश UU ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय सेना की भूमि की बिक्री के लिए जाली दस्तावेज के कथित इस्तेमाल के जरिए धन शोधन की जांच के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी शुक्रवार सुबह 6:40 से शुरू होकर रात भर जारी रही। केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार कारोबारी अमित अग्रवाल से जुड़े परिसरों समेत रांची और आसपास के इलाकों में करीब 8 जगहों और कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। पौष साल्ट लेक इलाके में अग्रवाल से जुड़े एक अन्य कारोबारी के कार्यालय पर भी छापेमारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो पंजाब जाएंगे, जहां वो पहले पंजाब के अमृतसर में ब्यास में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा करने वाले हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास को डेरा बाबा जयमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है और ये अमृतसर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर ब्यास शहर में स्थित है। इसके देश भर में खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अनुयायी हैं। प्रधानमंत्री के समुदाय प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब के बाद प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे सुंदरनगर में मंडी संसदीय क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें 17 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा उम्मीदवार और लोग शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र स्तरीय रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए आगामी 12 नवंबर को मतदान है। इसके मद्देनजर भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जनसभा करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस अपना घोषणा पत्र आज जारी करने वाली है। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में मौजूद रहेगी। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी जान से लगी हुई हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार देर रात गुजरात चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा। बाकी की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बीच दिल्ली नगर निगम चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा की। MCD चुनाव ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 नवंबर को शुरू हो जाएगी
और 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी होगी। मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के ताज़ा परिसीमन के मुताबिक इस बार 250 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद 272 की जगह 250 वार्ड हो गए हैं। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के दौरे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंचने वाली हैं। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति सिक्किम में तथागत तसाल रावुंगला में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूह सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। इससे पहले कल उन्होंने मिजोरम विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक जनजातीय बहुल राज्य होने के नाते मिजोरम अपने अतीत से प्रशासनिक कार्यों को सीख सकता है और उसे आधुनिक व्यवस्थाओं से पुनर्जीवित किया जा सकता है। Mizoram can explore its past and find best governance practices from pre-modern days that can be revived within contemporary systems. Development of Mizoram and the rest of the Northeast is also key to the nation scaling greater heights. India's status of the global stage has been rising. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय एकीकृत तरीके से जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग करने के प्रयासों से भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने नाथ द्वार का दौरा किया। नाथ द्वार में लोकसभा अध्यक्ष रामकथा में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने वहां पर कहा कि मोरारी बापू के श्रीमुख से मानस विश्वास स्वरूपमय रामकथा का श्रवण कर हृदय आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल जगत के समाचार। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ और अब नज़र टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 तारीख को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का रामागुंडम संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ बेंगलुरु में 3 दिवसीय इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का समापन हुआ, जिसमें से 70% से अधिक बेंगलुरु से बाहर की परियोजनाओं के लिए थे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में निवेशकों के भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तिरुवनंतपुरम में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वो तिरुवनंतपुरम के पल्लीचल में बलरामपुरम हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और कॉमन फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगी। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2019 की तुलना में इस साल अक्टूबर में
घरेलू यात्रा में 102% की वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में 85% की वृद्धि के साथ उच्च यातायात दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले 2006 के एक शासकीय आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा ली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। ईडी ने अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र सरकार के अभियान खेलो इंडिया की तर्ज पर अब झारखंड सरकार भी खेलो झारखंड अभियान शुरू करने जा रही है। खेलो झारखंड अभियान आज से शुरू होकर 15 दिसंबर 2022 तक चलेगा। खेलो झारखंड के माध्यम से 50 लाख से अधिक स्कूली छात्रों के लिए एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट आयोजित किया गया है, जिससे स्कूली स्तर पर ही नवोदित प्रतिभाओं की पहचान करने में सहायता मिलेगी। गुजरात सरकार ने मोरबी में पुल गिरने की घटना के मद्देनजर मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया है। हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 114 अंक बढ़कर 60,950 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64 अंक चढ़कर 18,117 पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर लेह हाईवे पर अगले 72 घंटे के दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 6 और 7 नवंबर को कई ऊंचे पर्वतीय इलाकों में 4 फुट तक बर्फबारी हो सकती है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने सभी देशों से उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के खिलाफ एक होने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया का परोक्ष रूप से साथ देने के लिए चीन और रूस की आलोचना की। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूस और चीन का जिक्र करते हुए परिषद में कहा कि आपको सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DPRK यूक्रेन में आपके आक्रमण के युद्ध को बढ़ावा देने के लिए आपको हथियार बेच सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारतीयों की और भारत की प्रशंसा की है। 4 नवंबर को रूस के एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की बहुत अधिक क्षमता वाले देश के रूप में प्रशंसा की। उन्होंने भारतीयों को प्रतिभाशाली और प्रेरित करने वाले लोग बताया। Достигнут в бывших колониальных державах, он основан на ограблении Африки. Это всем известно хорошо. Да, собственно, исследователи в той же самой Европе этого и не скрывают. Так. इस बीच चीन का एक रॉकेट अंतरिक्ष में अपनी कक्षा से निकलकर धरती पर आ गिरा है। इस रॉकेट का मलबा प्रशांत महासागर में जा समाया है। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक चीनी रॉकेट से 23 टन का मलबा वापस प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर गिर गया है। नासा नवंबर महीने के मध्य में अपना चंद्र मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसी क्रम में उसका अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट उड़ान भरने के लिए अंतिम पड़ाव के लिए लॉन्च पैड की तरफ चल पड़ा है। कई तकनीकी और मौसम संबंधित दिक्कतों का सामना करने के बाद आखिरकार नासा 14 नवंबर को आर्टेमिस 1 चंद्रमा मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने बड़े और अगली पीढ़ी के रॉकेट शिप को लॉन्च करने के तीसरे प्रयास के लिए 14 नवंबर की तारीख का लक्ष्य रखा है। तूफान इयान और बिगड़ती मौसम की स्थिति की वजह से पैदा हुए खतरे को देखते हुए सुरक्षा नियमों के तहत नासा को 29 अगस्त और 3 सितंबर के अपने 2 प्रक्षेपण प्रयासों को रोकना पड़ा था। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने सरकार और सेना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए हैं। सिंध, पंजाब और खैबर
पख्तूनख्वा प्रांतों में इमरान खान को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और इन प्रांतों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। लाहौर, फैज़ाबाद, फैसलाबाद सहित कई शहरों में इमरान समर्थकों ने टायर जलाए और पुलिस कर्मियों पर पथराव किए। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। All I want is a proper investigation into this. Now, the proper investigation cannot take place with these chiefs on top. और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। ट्विटर ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए मालिक एलन मस्क ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्विटर के अधिग्रहण को अपरिहार्य बनाने और मंदी के असर से कंपनी को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर छंटनी के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्विटर ने भारत में अपने ज़्यादातर कर्मचारियों को निकाल दिया है। इस छंटनी से पहले भारत में कंपनी के 200 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। इस बीच शीर्ष प्रबंधन के कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं इंजीनियरिंग, बिक्री, विपणन और संचार टीमों में छंटनी की गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि भारत में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के तौर पर कितना भुगतान किया गया है। जानकारी के अनुसार भारत में पूरे मार्केटिंग और संचार विभाग को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अच्छी खबर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.561 अरब डॉलर बढ़कर 531.081 अरब डॉलर हो गया है। बता दें कि इससे पिछले समीक्षाधीन सप्ताह में देश में विदेशी मुद्रा का समग्र भंडार 3.847 बिलियन डॉलर घटकर 524.52 डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 की बात करें तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। उसके बाद वैश्विक परिस्थितियों के बीच केंद्रीय बैंक RBI को गिरते रुपए को बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ा, जिससे इसमें गिरावट आई। 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 556 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 37.362 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दिग्गज अमेरिकी कंपनी एप्पल ने चीन को एक और झटका दिया है। उसकी एक और आपूर्तिकर्ता कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत में आईफोन 14 बनाने यानी कि असेंबल करने की शुरुआत कर दी है। ये एप्पल की दूसरी आपूर्तिकर्ता और कुल तीसरी कंपनी है जो भारत में आईफोन 14 बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत सरकार की विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की नीतियों और कोविड को लेकर चीन की सख्त पॉलिसी का असर दिखने लगा है। दरअसल एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता घटाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीन में लॉकडाउन लग रहा है। एप्पल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाई फॉक्सकॉन के हजारों कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए वहां काम ठप है। उत्पादन घटने की आशंका के बीच फॉक्सकॉन सितंबर से ही भारत में आईफोन 14 बना रही है। एप्पल फिलहाल आईफोन SE, आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14 मॉडल की असेंबलिंग भारत में कर रहा है। और बात खेल जगत की बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप 2022 के ग्रुप ए का आज एकमात्र लेकिन बेहद अहम मुकाबला खेला जाने वाला है। यह मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका से ज़्यादा ये मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम है, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस मैच को जीत जाती है तो उसके भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह 7 अंक हो जाएंगे और बेहतर रन रेट के आधार पर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उस सूरत में मेजबान टीम 7 अंक होने के बावजूद, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 7 अंक होने के बावजूद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर श्रीलंका ये मुकाबला जीत जाती है तो उस स्थिति में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जाहिर है कि आज होने वाले इस मुकाबले में 2 नहीं बल्कि 3 देशों के फैंसों की निगाह जमी रहेगी। 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता शिव थापा, सचिन और अमित कुमार ने अपने मुकाबले जीतकर जॉर्डन में चल रही
ASBC एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट में 63.5 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में शिव थापा ने मंगोलिया के बिम्बात सोगत तुगुलदूर पर 3-2 की जीत दर्ज की। वहीं अमित कुमार ने 67 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में चीनी ताइपे के झेंग रोंग हुआंग के खिलाफ पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और मैच जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। अब वो क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के मोइदीन खुजाएव असाद खुजा से भिड़ने वाले हैं। वहीं 71 किलोग्राम भार वर्ग के दौरान हुए मुकाबले में सचिन ने थाईलैंड के पीरापात यी सुंग नोइन के खिलाफ मुकाबले को 5-0 से अपने नाम कर लिया। सचिन अगले दौर में कजाकिस्तान के असलान बेक शिरगेव नोव के सामने होंगे। खेल जगत से इतर एक बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज़ाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी का आज यानी शनिवार को 106 साल की उम्र में निधन हो गया। पेशे से टीचर रहे श्याम शरण नेगी ने किन्नौर ज़िले के कल्पा में अपने घर में शुक्रवार देर रात अंतिम सांस ली। 106 साल के श्याम शरण नेगी के बारे में ये कहा जाता है कि आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार चुनाव हुआ तो उन्होंने पहला मतदान किया था। हालांकि दुनिया को अलविदा कहते कहते भी नेगी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में होने वाले लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट किया। टॉप न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 5 नवंबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 5 नवंबर साल 2013 को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने एक नया अध्याय लिखा। आज ही के दिन भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन मंगलयान को लॉन्च किया गया। इसरो ने इस मानव रहित सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम दिया। इसके साथ ही भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मंगल पर पहुंचने वाले अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों को कई प्रयासों के बाद ये सफलता हासिल हुई। मंगलयान ने मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के साथ कई सफल अनुसंधान भी किए। 5 नवंबर साल 1870 को चित्तरंजन दास का जन्म कोलकाता में हुआ। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और पत्रकार थे। उनको सम्मान पूर्वक देशबंधु भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ एक सफल विधि शास्त्री भी थे। वे कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील भी रहे। अपनी वकालत छोड़कर दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चित्तरंजन दास ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रीय हित में समर्पित की।